हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भट्टा। भारत सरकार का रुख है इजराइल और फिलिस्तीन, क्या उसे कांग्रेस सही मान या उसमें कुछ परिवर्तन करने की भी जरूरत है? जी चंद्रेश जी। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो जब आप भारत फिलिस्तीन संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो हमारे संबंधों का एक इतिहास है। उस पर ध्यान दिए बिना और उसकी चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने पहले भी आपको स्पष्ट रूप से बताया कि भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़े। भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा। 1992 में एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तन हो गए जो अपने उच्च स्तर पर है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि भारत फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा घनिष्ठ संबंध रखा। फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ भारत की हमेशा संवेदना रही। फिलिस्तीनियों के साथ मित्रता भारत के विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान करने का काम किया था। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीन के जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दिया था। साथ ही 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से भारत एक था। भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रस्तावों का समर्थन किया, जिसमें 2015 में, जिसको आप मोदी जी की सरकार के रूप में देख रहे हैं, 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज के तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिषद में फिलिस्तीन ध्वज को लगवाने का भी समर्थन भारत ने किया। तो भारत ने हमेशा से, फिलिस्तीन भी, मैंने पहले कहा कि भारत का मित्र राष्ट्र है, इजराइल भी भारत का मित्र राष्ट्र है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फिलिस्तीन हमेशा भारत का साथ देते आया है, इजराइल भी भारत का साथ देते आया है। तो भारत अपने इसी विदेश नीति को आगे बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगी। दोनों देशों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगा भारत, और वही काम भारत किया भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि ने फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और युद्ध विराम की अपील। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत से ही दोनों देशों के संबंध में भारत की विदेश नीति यही रही है जी। वो नेहरू जी के समय से चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। चंद्र जी, एक प्रश्न और आ जा रहा है कि जो हमास है, जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, गाजा पट्टी पे उसका इस समय अधिकार है और वहीं पे फिलिस्तीन के लिए काम करता है। सारी दुनिया तो आतंकवादी के रूप में, आतंकवादी संगठन के रूप में देखती है। ऐसे में भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए, ये उनका अपना आंतरिक मामला है और मुझे लगता है कि भारत को किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जहां तक आतंकवाद की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी भारत लगातार अपील कर रहा है कि आप आतंकवाद की परिभाषा तय करिए। वे देश जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं उनके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विश्व के राष्ट्र एक साथ आकर कार्रवाई करें। तो आतंकवाद पर भी भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, उनके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ना ही, लेकिन अगर इस बात को हमें कार्रवाई करना चाहे इस आतंकवादी संगठन पे तो आखिर क्या करेंगे? अगर भारत इजराइल एक मिनट, अभी जैसे अमेरिका का भी पिछले कुछ दिनों बयान आया कि यदि कोई आतंकवादी संगठन किसी देश पर हमला करते हैं तो उस देश को, जिसके नागरिक उस आतंकवादी हमले में मारे जा रहे हैं,
अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसमें वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इससे तो हम रोक नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय कुछ संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ बातें हैं, लेकिन देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत कमजोर कानून होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना न मानना वो राज्य की सुरक्षा पर निर्भर करता है और राज्य की अपनी नैतिकता पर निर्भर करता है कि राज्य उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो भारत उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यरूशलेम का जो विवादित अतीत जो है, जी मैं यहाँ 3-4 बातें कहना चाहूंगा जो अब तक अपनी डिबेट में जो सामने आई है। पहली बात तो ये कि आतंकवाद, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा अब तक जो है वो सामने नहीं आई है। रही बात यूएनओ की, तो यूएनओ एक ऐसी संस्था है जहां पर जिस तरीके से जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जाते हैं वो वहां पर जाकर दम तोड़ देते हैं। बस वो लिंगर ऑन करने की एक संस्था बन गई है मात्र, क्योंकि न तो भारत के मसले अब तक सुलझ पाए और न फिलिस्तीन की जैसी स्थितियां हैं वो नहीं सुलझ पाई हैं। तो यूएनओ ये सब कुछ कर पाएगा, ये अभी संशय की स्थिति में। अब रही बात जो आतंकवाद है, उसको हम समर्थन दें या न दें, क्योंकि फिलिस्तीन से, जैसा कि अभी चंद्रेश जी ने पूरा जो है वो बात कही है कि फिलिस्तीन से हमारे किस तरीके से संबंध रहे हैं, तो वो संबंध को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलिस्तीन को हम देखें तो फिलिस्तीन के पास ना नेवी है, ना मिलिट्री है और ना एयरफोर्स है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास पत्थर और लाठी है, क्योंकि वो उसी से करते हैं। और इजराइल उनको भड़काता है और जब वो लाठी पत्थर चलाते हैं तो वो फिर उसके बाद वो अपनी मिसाइल्स के थ्रू उनके ऊपर हमला करता है और जमीन कब्जा लेता है। तो न तो हम जमीन कब्जाने के पक्ष में और न हम आतंकवाद के। अब फिलिस्तीन की अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन के पास जब कुछ भी नहीं है तो इसके तो जो 2 टुकड़े हैं, एक जो वेस्टर्न बैंक है वो नरमपंथी है, जो कि अगर हम देखें तो वो सीधे तौर पर सऊदी अरब उसको बहुत समर्थन देता है, जिसके अंदर जेरूशलम आता है। जो दूसरा गाजा पट्टी वाला जो पार्ट है, वो जो बिल्कुल छोटा सा बचा हुआ है, वहां पर हमास जो संगठन है वो रॉकेट लॉन्च करता है वहां से। उनके पास कोई बड़े रॉकेट नहीं है जिससे बहुत बड़ा कुछ हो जाए, लेकिन उस रॉकेट की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि क्या है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है दोनों जगह। तो अगर कोई हमारे पाकिस्तान और भारत में जिस तरीके से बॉर्डर के किलोमीटरों तक कोई रिहाइश नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां तो बॉर्डर पे ही लोग भाग रहते हैं। तो वो अगर रॉकेट कम शक्ति वाला भी छोड़ेगा तो भी वो नुकसान करेगा। तो जो कासम करके जो रॉकेट्स हमास जो आतंकवादी संगठन है वो छोड़ता है, और ये सारी की सारी चीजें कहां से आ रही है? ये ईरान के थ्रू आ रही है। अब चारों तरफ तो इजराइल है उसके हम इसके गाजा पट्टी के आसपास, तो वहां से नहीं, लेकिन मिस्र का जो एक छोटा सा पैच बचा हुआ है वहां से ईरान के थ्रू ये सारा सब कुछ होता है। ईरान को कौन समर्थन दे रहा है? वो दे रहा है यूएस। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो अमेरिका है और जो इंग्लैंड है, इन दोनों की कारस्थानी की वजह से ये बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट हुए, क्योंकि इनको बेचने हथियार, और हथियार बेचने के लिए किसी भी तरीके से इस तरीके की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमको कोई बड़ी कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अमेरिका के कह देने से कुछ चीजें बदल जाएंगी या ब्रिटेन के कहने से कुछ बदल जाएगी या यूएनओ इसमें कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं लगता है। ये जब तक कि दोनों म्यूचुअली इन सब चीजों को नहीं तय करेंगे तब तक ये चीजें नहीं होगी। विश्व के जो देश हैं वो एक दबाव बना सकते हैं, एक मंच पर लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा अगर हम देखें तो इन दोनों देशों को मिलकर ही चीजों को करना पड़ेगा। अब रही बात सीधे तौर पर अगर हम देखें कि किस तरीके से क्या हम आतंकवादी, क्योंकि संगठन जो है हमास है वो आतंकवादी संगठन है, हम आतंकवाद को किसी भी तरीके से हम समर्थन नहीं दे सकते, इसलिए हम फिलिस्तीन का साथ नहीं दे सकते, और हम इजराइल का साथ जो है वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसकी कब्जाने की जो जमीन कब्जाने की जो नीति है उसको हम समर्थित नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल हमारे साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको चाइना से लड़ना है या पाकिस्तान से लड़ना है, तो उसकी जो रक्षात्मक जो उपकरण हम उससे खरीद रहे हैं लगातार, और उससे जो हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उसलिए हम उसको नाराज नहीं कर सकते। क्योंकि हमको पेट्रोल भी चाहिए, इसलिए हम सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब सीधे तौर पर फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करता है, उसको समर्थन देता है, तो हम उसको भी नाराज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वसुदेव कुटुंबकम वाली जो हमारी नीति है उसी पे हमको चलना पड़ेगा, और हमको केवल इस बात का कि हम किस तरीके से शांति बहाल हो, हम भारत इस कोशिश में रहें। मोदी सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिडवे के तौर पर दोनों देशों को एक मंच पे ला सकें और कम से कम यथा स्थिति बना सकें।
क्योंकि इसके अलावा कोई चारा है नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। अभी आज ही का रिपोर्ट है कि इजराइल को अमेरिका ने 5.4 हजार करोड़ का हथियार बिक्री का मंजूरी दे दिया है। तो ऐसे समय में जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो, आप हथियार बिक्री की मंजूरी देते हैं, तो एक तो मैसेज आता है कि आप युद्ध की एक तरह से स्वीकृति दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया के देश जो दो ध्रुवों में बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक चिंताजनक। यदि कोई बड़ा युद्ध हुआ तो पूरे विश्व का उसमें नुकसान होगा। आम नागरिक मारे जाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग मारे जाएंगे, और तो उसमें जो है कहीं से भी मानवता के हिसाब से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, विश्व के जो शक्तिशाली देश है उनको सबको मिलकर शांति का पहल करना चाहिए और दोनों देश के बीच कैसे शांति स्थापित हो सके इसके लिए कोई साझा कार्यक्रम तय करना चाहिए। बिल्कुल जी जी। चंद्रेश जी, एक सवाल और हमारे मन में ये उठ रहा है कि जो ताजा अब युद्ध शुरू हुआ है उसके पीछे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है, जिसने 7 जो मुस्लिम परिवार थे यरूशलेम में बसे हुए थे उनको ये कहा है कि आप यहाँ के निवासी नहीं है, ये जमीन आप छोड़ करके कहीं और चले जाए। और वहां पर इजराइल सरकार की मंशा ये थी कि उनको जो है वहां पर यहूदी बसाए। तो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश क्यों दिए, इसके तथ्य में क्या, चूंकि आप राजनीति के शिक्षक भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी आपकी पैठ भी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं या आदेश आए हैं जो इजराइल सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके पीछे क्या है, क्या तर्क? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मामला है इसका एक बड़ा लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लोगन हाइट्स, ये 3 शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यरूशलेम जो है वो विवादित अतीत पर बसा हुआ शहर। जब 1939 के आसपास जर्मनी से यहूदी भागे तो उन्होंने सीधे ये फिलिस्तीन का रुख किया और वहां पर जब वो गए तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल, थोड़ा सा आज जो मैं बात करूंगा अपने आप को राजनीतिक परिक्षेत्र से थोड़ा अलग ले जाकर बात करूंगा ताकि इस मामले को लोग ठीक से समझ पाए। तो जब वहां पर गए तो वहां कुछ जगह उन्होंने अरब के लोगों से खरीदा, अरब के लोगों से उन्होंने कुछ जगह खरीदा, ब्रिटेन के सहमति से वहां पर बसे, फिलिस्तीन ने वहां पर इन लोगों का काफी सहयोग किया इनको बसाने में। धीरे धीरे ये लोग संगठित होते गए और एक राष्ट्र का स्वरूप धारण करते गए, एक राष्ट्र की कल्पना इनके दिमाग में आई। नो डाउट यहूदी जो वहां पर कर रहे थे वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे थे और स्वाभाविक है कि जब हम अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ते हैं तो काफी संगठित तौर पे हम लड़ाई करते हैं। अब देखिए इसमें यरूशलेम जो है आप जानते हैं कि वो ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए, तीनों के लिए पवित्र स्थान है। और मुझे लगता है कि इसको हम नेगेटिव तरीके से न देखकर यदि हम सकारात्मक तरीके से देखें तो इस भूमि का ये सौभाग्य है कि दुनिया के 3 महान धर्मों का, हम किसी भी धर्म को यहाँ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, 3 महत्वपूर्ण धर्मों का धार्मिक स्थल, यदि ये तीनों आपस में कोई साझा कार्यक्रम तय करें और कट्टरता को छोड़ दें धार्मिक, तो शांति बहाल करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इनको ये एक साझा कार्यक्रम, मैं पहले ही कहा कि ईसाई देशों को, मुस्लिम देशों को और यहूदियों को भी ये तय करना है कि हमें अपने यहाँ कैसे शांति बहाल करना है। अब दूसरी बात एक तरफ देखिए, वहां पर मुस्लिम कट्टर चरमपंथी भी हैं, यहूदी भी अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई बयान देता है अपने राष्ट्र को ध्यान में रखकर ही बयान देता है।
तो सबसे बड़ी चीज है कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट यदि कोई निर्णय देता है तो उससे दूसरे राष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो बहुत कमजोर कानून होते हैं। वो मानना न मानना राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर है, और एक राष्ट्र जो कानून बनाता है या आदेश पारित करता है वो उस राष्ट्र के भूभाग पर लागू होता है। यदि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा, कोई निर्णय देगा, कोई बात कहेगा, तो वो इजराइल पर लागू होता है, वो फिलिस्तीन पर लागू नहीं होता। जो विवादित क्षेत्र है यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात आई, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा जिसके ऊपर उसने वर्डिक्ट दिया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रेश जी की किसी देश का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है तो दूसरे देश उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वही स्थिति है। लेकिन क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पर जो कहावत है वो चरितार्थ होती है, क्योंकि इजराइल जो है वो सैन्य शक्ति में बहुत बलिष्ठ है, बहुत बलवान है, बहुत समृद्ध राष्ट्र है, तो उसके पास ताकत है। तो उस ताकत का वो जो है वो फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए उस वर्डिक्ट को लेकर वो करना चाहता है। अब जैसी बात जेरूसलम की आई, होली लैंड कहलाती है क्योंकि तीन महान धर्मों का जो है बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पर है। अगर हम बात ईसाइयों की करें तो बेलहम जो ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है वो यरूशलेम में ही माना जाता है। अक्सा मस्जिद जो है, मक्का, मदीना और अक्सा मस्जिद, ये तीन मुस्लिम कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, बहुत होली चीजें हैं ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो भी वही हैं। और उसके बाद यहूदियों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो भी जेरूसलम में ही हुई है। अब हुआ ये था जब ये सारा जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे पहले जिस तरीके से तय हुआ, यूएनओ ने जिस तरीके से बांटा था उस हिसाब से हुआ ये कि जो ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर यरूशलेम वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो शाहजरा जगह थी वो जगह इजराइल को देने की बात तय हो गई। अब वो जब जगह वहां पर उनको दे दी गई तो जो इजरायली जो लोग थे उन्होंने वो जगह खरीदी। जैसा कि अभी चंद्रेश जी ने बताया कि ब्रिटेन वालों से भी सहमति लेके और जो अरब कंट्रीज के लोग बाग थे उनसे उन्होंने काफी पैसा दे के वो चीजें खरीदी। 150 साल पहले उन्होंने जो शाहजरा में जो जमीन खरीदी, अब क्योंकि वहां पर फिलिस्तीनी लोग बसे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है क्योंकि उनके पास सारा उसका कागज पत्र है तो वो ये चाहते हैं कि वो जो जमीनें हमने जो खरीदी थी वो हमारा हिस्सा है, तो वहां से इनको छोड़ के जाना पड़ेगा और यही कारण है लड़ाई का। तो यहूदी जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो जेरूसलम वाला और शाहजरा वाला जो एरिया है वो किसी भी कीमत पर उनके पास आए। और क्योंकि जो कट्टरपंथी जो लोग हैं मुस्लिम और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से वो फिलिस्तीन का रहे ताकि वहां पर मुस्लिम का जो अक्सा मस्जिद है वो बरकरार रहे और वहां पर सब चीजें ठीक रहे। और जो फिलिस्तीन है वो कोशिश इसी में है कि भाई वो उनके वहां पर बना रहे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रही है क्योंकि इन्होंने खरीदी है जमीन, उन्होंने उसका मूल्य चुकाया है, उनके नाम पर वो जमीन है, तो वो जो जमीन है वो उनको मिलनी चाहिए। तो लड़ाई जो है इन्हीं सब चीजों को लेके ये लड़ाई का कारण बना हुआ है। जी, लेकिन सर मुझे लगता है कि यदि विश्व के जो समृद्ध ईसाई राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं और इजराइल, ये सब मिलकर ये चाह ले कि इस विवाद को खत्म करना है तो ये कोई बहुत मुश्किल भी चीज नहीं। कई बार हम लोग विवाद को जिंदा भी, जैसे आप देखिए कई बार लोग विवाद को जिंदा इसलिए भी रखते हैं ताकि वो अपने किसी खास उद्देश्य की पूर्ति कर पाए। मुझे लगता है, जहां तक मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ रखता हूं, जितना मुझे थोड़ा ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से कि इस विवाद में अमेरिका का भी अपना निजी हित है और इस विवाद में इजराइल का भी अपना निजी हित है। और जो लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कभी इजराइल ने शुरू किया था, आज वही अस्तित्व की बात फिलिस्तीन के ऊपर लागू हो गई है। लगातार फिलिस्तीन सिकुड़ता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसी गतिविधि जारी रहेगी
तो कुछ सालों में दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए भी दुनिया के राष्ट्रों कर रहे हैं कि वो मिलकर कोई साझा कार्यक्रम तय कर पाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ाया जा सके। कहीं यहाँ चंद्रेश जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस नीति पर फिलिस्तीन चल रहा है उस नीति पर अगर वो चलता रहा, अगर उसने उस नीति को नहीं छोड़ा तो हालत यही होगी जैसा आप कह रहे हैं कि वो विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा। होता यह है कि इजराइल की जो नीति है वो पहले भड़काता है और उसके बाद क्या होता है कि गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अब चक्कर यह है कि वो बहुत शक्तिशाली रॉकेट्स नहीं है, उनकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि इजराइल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी, ये देखिए हवा में ही उनके रॉकेट को नष्ट कर देती है। तो होता क्या है कि वो लोग, अब हमास ने क्या किया है, एक साथ 200-250 रॉकेट्स एक साथ छोड़ता है वो, ताकि उसका जो आयरन डोम जो है वो कंफ्यूज हो जाए और उनको किसी तरीके से नुकसान हो जाए। लेकिन अगर हम काउंटिंग पर आएंगे तो उसके 250 जो रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं, जो रॉकेट है वो शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इजराइल एक रॉकेट लॉन्च करेगा, उससे होगा ये कि वो वहां बहुत ज्यादा तहस नहस कर देगा। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात करेंगे तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को रखा जाएगा तो इजराइल फिर वहां पर फिर वो उसके पक्ष में चीजें जाएंगी कि इन्होंने तो 250 हमारे ऊपर रॉकेट लॉन्च किया, हमने तो एक ही किया। तो इस नीति को उसको छोड़ना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म नीति अपनानी पड़ेगी और अहिंसा के साथ और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से वेस्टर्न बैंक में प्रोटेस्ट होते हैं, शांति के साथ जो प्रोटेस्ट होते हैं। इसीलिए अभी वेस्टर्न बैंक जो बड़ा एरिया बना पड़ा है वो इसका कारण यही है कि वहां पर प्रोटेस्ट करने की जो तरीका है वो बहुत शालीनता से होता है कि जब चर्चा कर रहे हैं फिलिस्तीन के मांग और इजराइल की क्या मांग है, इन दोनों की मांगों पर भी एक बार ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम देखें तो फिलिस्तीन जो है वो इजराइल से वर्ष 1967 के पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की वो स्थापना कर पाए, ऐसी बात वहां से आती है। फिलिस्तीनी जो शरणार्थी 1948 में अपना घर छोड़ दिए थे या वो शरणार्थी हो गए थे, उन्हें फिलिस्तीन लाया जा सके। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की राजधानी बनाना चाहता है, ये उसके 2-3 मांग है। दूसरी बात, यदि इजराइल को देखें तो इजराइल यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है और इजराइल की यह मांग है कि दुनिया के देश उसे यहूदी राष्ट्र के रूप में एक मान्यता दे। तो सर, इसमें यदि देखा जाए तो फिलिस्तीन की जो मांग है और इजराइल की मांग है, यदि इन दोनों के बीच से आतंकवादी गतिविधि को हम हटा दें तो शायद इन देशों के बीच कोई सहमति बन सकती है, क्योंकि इनके बीच जो इजराइल। लेकिन चंद्रेश जी यहाँ एक बात सीधे तौर पर खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीन चाह रहा है कि सन जो 67 में जिस तरीके की स्थितियां थी उस स्थिति में आए। अब अगर देखें तो स्थिति ये है कि अब इजराइल जो है, जो उसने फिलिस्तीन की जो जमीनें कब्जा रखी है वो छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। अब स्थिति ये है कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है और वो चाहता है कि वो यथास्थिति उस समय की जो थी वो वापस तय हो जाए, जो यूएनओ के टाइम में सन 48 में जो उन्होंने तय की थी। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इजराइल ने अपने आप को बहुत समृद्ध कर दिया है। अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, इजराइल से कोई भी सीधे तौर पर जो है वो दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में इजराइल की जो मांग है वो यथास्थिति। तो अब जो अगर बात हो सकती है तो यथास्थिति पर बात हो सकती है। जितना भी अब फिलिस्तीन के पास जगह है उसके ऊपर बात हो सकती है। अब उसको यथास्थिति वाली स्थिति छोड़नी पड़ेगी, पुरानी वाली स्थिति के लिए जो मांग है उसकी कि हम सन 48 में जो फिलिस्तीन की जगह थी उतनी जगह 48% जो है वो दे दी जाए, वो पॉसिबल नहीं है।
और जिस तरीके से इजराइल की मांग है कि जेरूसलम जो है वो उसे दे दिया जाए, उसकी संप्रभुता वहां पर हो, तो वो पॉसिबल नहीं। तो दोनों को अपनी अपनी ये जो इंपॉर्टेंट मांग है छोड़नी पड़ेगी, तब जाके कोई एक मिडवे निकल सकता है, तब शांति बहाली की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इतना इजी वे में ये सब दोनों देश मान लेंगे। शुरू से ही यहाँ पर शांति बहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास हुआ ही नहीं। हमेशा से मुझे लगता है कि यहाँ पर विश्व के कुछ समृद्ध गुटों ने विवाद पैदा किए रखा, जिससे वे अपने अंतर्राष्ट्रीय हित को साधते रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक डेंजर कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता जा रहा है, और जैसे जैसे दुनिया के देश गुटों में शामिल होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह फिलिस्तीन के साथ मुस्लिम राष्ट्र आ गए, जिस तरह से इजराइल के साथ कई देश आए, तो ये जो दुनिया गुट में बढ़ रहा है, उस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे देश हैं जो किसी दो देशों के बीच विवाद को आधार बनाकर किसी अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड वार ही क्यों ना हो, उसकी पूर्ति करना चाहते हो, या रिसोर्सेस जो गल्फ कंट्रीज में है वहां पर आसपास जो देशों में, उसको कब्जा करने का कोई इरादा हो। बहुत सारे ऐसे इंटरनल मामले हैं जिसको बहुत गंभीरता से सबको मिलकर सोचना होगा। चंद्रेश जी, तो क्या कोई ऐसा भी विश्व में कोई ऐसा भी देश है कि इस दोनों के बीच कुछ खास मध्यस्थता कर सके और दोनों को जो अपनी अपनी मांगे हैं उन पर झुका सके एक दूसरे को? क्या ऐसा कोई देश नजर में आ रहा है आपके? यदि इसमें आप भारत सरकार को लाना चाहेंगे तो मैं भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को एक सलाह दूंगा कि वो नेहरू जी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सीखें। किस प्रकार से नेहरू जी ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच विवाद को कम किया, उस विवाद को देखिए। दोनों का मित्र राष्ट्र है, तो भारत दोनों के बीच शांति पहल के लिए कोई साझा कार्यक्रम कर सकता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत इसमें पहल कर सकता है आपके अनुसार? और यही प्रश्न हम भंडारा के पास जाना चाहेंगे, यही प्रश्न लेकर के उनका जल्दी से जवाब। बिल्कुल, देखिए भारत जो है, भारत इसमें पहल कर सकता है क्योंकि दोनों राष्ट्रों से उसके बहुत भिन्न रिश्ते रहे हैं, और भारत अब उस स्थिति में भी है कि जो काम कभी का अमेरिका किया करता था दो देशों के बीच की मध्यस्थता को लेके, वो भारत कर सकता है। अब एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत जो है उभर के आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की स्थिति भारत में है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी सरकार जो है वो इंटरनल इन सारी चीजों से हटकर जो है वो इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर जाएगी। तो अभी भारत को बहुत सोच समझ कर इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार को ये फैसला लेना होगा, फैसला लेना पड़ेगा। जी, अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चर्चा ये हो रही थी, और हम इस विषय पर और कि आखिर इसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है, किसी और कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, और सभी आप मेहमानों को उस समय भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस चर्चा के लिए